तुम लोग इतने से मैजिक को भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम लोग अब से रोज प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो इस तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि अभी एम्पायर में है और जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल में सब एडमिट है। उसके साथ एक लड़की बैठी होती है जिससे वो कहता है शायद हमारे एम्पायर में वॉर की तैयारी चल रही है, इसका मतलब जेस्ट ने अच्छा काम किया है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर जब शिन मैजिक की प्रैक्टिस के लिए सबको लेकर अपने घर आया तो उसके दादाजी पूछते हैं कि बोला तुम इस गेट से क्यों आए, तो कहता है कि अब मैं क्या ही बताऊं, कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका हूँ मैं। शिन जब मर्लिन को सब बताता है कैसे उसने इन सबको मैजिक सिखाने का फैसला किया है तो मर्लिन सभी के सामने टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके दिखाता है, क्योंकि अब तक सबको ये लग रहा था कि सिर्फ शिन ही ऐसे मैजिकल पावर्स का यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो शिन जैसी पावर्स हासिल कर सकते हो, बस तुम्हारा फोकस और मैजिक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। कुछ देर बाद पता चलता है कि मर्लिन यानी कि शिन के दादू ने सभी को एक गेट मैजिक इसलिए करके दिखाया था ताकि लोग उसे अलग नजरिए से न देखें, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि शिन उनमें से एक है भी या नहीं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन का वेपन बन चुका है। वो जब अब उस स्वॉर्ड में लगे एक बटन को प्रेस करता है तो उसमें से एक ब्लेड निकल के अलग हो जाती है, क्योंकि ये वेपन खास सिर्फ शिन के लिए ही बनाया गया है। ऑगस्ट तब उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे जैसे वेपन्स का अपनी आर्मी में यूज कर सकता हूँ, इससे काफी कम खर्चे में एक अच्छी स्वॉर्ड बन जाएगी, इससे खर्चा भी कम होगा और स्वॉर्ड्स भी बन जाएंगे। हमारे किंगडम को अभी इसकी काफी जरूरत है क्योंकि शायद जल्दी एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। ये सुनकर जब अब सब कोई ऑगस्ट से इस बारे में सवाल पूछने लगा कि आखिर ये वॉर क्यों हो रही है, तो वो बताता है कि एम्पायर ने हमारे खिलाफ वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। सिचुएशन अगर ज्यादा खराब हुई तो हमें भी इस जंग में जाना पड़ सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए शिन को वॉर में शामिल नहीं किया जाएगा। देखो भले ही तुम मुझे जाने न दो, पर अगर हमारे लोगों पर मुसीबत आए तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ यहाँ अंकल डिस को एम्पायर आर्मी के बॉर्डर पर होने का पता चलता है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को रेडी करवाने का ऑर्डर देता है। इधर यहाँ एम्पायर के किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था, क्योंकि जेस्ट की खबर के मुताबिक किंगडम में डीमंस के आतंक होने की वजह से वो वॉर करने की हालत में बिल्कुल नहीं। तो आखिर कैसे वो लोग हमारे खिलाफ बॉर्डर पर वॉर करने के लिए तैयार खड़े हैं। किंग जब उन्हें जेस्ट को बुलाने के लिए कहता है तो वो बताते हैं कल रात से जेस्ट और उसकी पूरी टीम गायब हो चुकी है, जो सुन के अब किंग को ये समझ में आ जाता है कि अब तक ये सब कुछ जेस्ट की एक चाल थी। तभी सबको अचानक पता चलता है कि शहर में काफी सारे डीमंस का अटैक हुआ है, पता नहीं कैसे पर डीमंस की एक बहुत बड़ी आर्मी वहाँ पर आ चुकी है। तो आप सिचुएशन को देखते हुए किंग सभी सोल्जर्स को वापस बुलाकर उन डीमंस से लड़ने जाने का ऑर्डर देता है। पर दिक्कत यह है कि जहाँ पर सारे सोल्जर्स वॉर की लोकेशन पर हैं, वहाँ से उन्हें किंग के पास आने में ही एक दिन से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। अब सीन एम्पायर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर ये पता चलता है कि डीमंस का जो अटैक हो रहा है वो किसी और ने नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ने कराया है। वैसे अभी तो सोल्जर्स को यहाँ लौटने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक हम क्यों ना उनको स्वागत के लिए तैयारी कर लें। अब कुछ दिन बाद जब सारे सोल्जर्स किंग के पास वापस आते हैं तो वो उन्हें ऑर्डर देता है कि आज सूरज डूबने से पहले तुम लोगों को सारे डीमंस को खत्म करना है। उनमें से अगर कोई एक भी जिंदा बच गया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अब सभी सोल्जर्स के जाने के बाद उसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग तो उसके पीछे ही उसकी वाली चेयर पे बैठा हुआ है। वह उसके भागने के सारे दरवाजे बंद करते हुए कहता है चाहे कुछ हो तुम्हें तो सिर्फ मैं मारूंगा, और एक झटके में ही अपने मैजिक से किंग को वही ब्लास्ट के साथ खत्म कर देता है। कुछ देर बाद अब जब किंगडम की फोर्स एम्पायर के अंदर पहुंची तो वो देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका है। सामने से उन्हें स्ट्रॉन्ग की आवाज आती है जो उन्हें कहता है अरे तुम लोग को आने में काफी टाइम लग गया, काफी लंबा इंतजार कराया तुम सभी ने, इसका मतलब हमारे साथ ही वॉर करना तुम्हारी चाल थी। हाँ थी तो, लेकिन अब तुम लोग ये बातें किसी को बताने लायक नहीं रहोगे। और तब अचानक किंगडम की फोर्सेस के सामने एक साथ बहुत सारे डिमोनेट्स आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन महल में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ वो सभी लोग अंकल डिस को सारी बातें बताते हैं कि कैसे वॉर की पूरी साजिश स्ट्रॉन्ग ने रची थी, वो भी जिंदा है और उसके पास डिमोनेट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, इसलिए हम सभी बिना लड़े ही वापस लौट आए। ये बातें जानकर अंकल डिस और परेशान हो जाते हैं कि भाई अब करना क्या चाहिए, आखिर ये स्ट्रॉन्ग चाहता क्या है। दूसरी तरफ इधर अकेडमी के अंदर टीचर बेशिन और उसके सारे दोस्तों को वो सारी बातें बता देता है जो भी स्ट्रॉन्ग ने एम्पायर में किया। अब हो सकता है कि यहाँ की आर्मी को उनसे लड़ने के लिए हमारी जरूरत पड़े, इसलिए हम सबको लेवल अप करना होगा। तो अब से हम नाइट ट्रेनिंग स्कूल के साथ मिलजुल कर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि सभी ने सुन के ऐसा मुंह क्यों बना लिया। तो असल में यार बात यह है कि नाइट ट्रेनिंग स्कूल के बच्चों से इन सब की बिल्कुल भी नहीं बनती, उल्टा वो लोग तो इन्हें चढ़ाते ही रहते हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि अब उनके साथ हाथ मिलाया जाए। वो तफसील से पूछते हैं तुम तो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों का यूज कर सकते हो, क्या तुम्हें किसी नाइट ने ट्रेनिंग दी है। अरे हाँ मुझे मेरे अंकल मिशेल ने ट्रेनिंग दी थी। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि मिशेल को यहाँ के लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन मानते हैं, उसके जैसा स्वॉर्ड्समैन पूरे किंगडम में और कोई नहीं। शिन उन्हें कहता है कि अब तुम लोग अपने ये फालतू झगड़े छोड़ो, हमें साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। कुछ देर बाद अब सारे स्कूल ट्रेनिंग के लिए कैपिटल गेट के पास आते हैं जहाँ उन्हें अपनी टीम बनाकर फॉरेस्ट के अंदर जाकर डीमंस को खत्म करना है। एक टीम में 4 मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स और 4 नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ शिन की टीम में ऑगस्ट, मारियो और सिसिली के साथ 4 नाइट स्कूल के ट्रेनिंग के स्टूडेंट भी थे। उनसे बातें करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए अब तक चलते आ रहे हैं इस फालतू के झगड़े का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसकी बातों से इन लोगों के बीच और ज्यादा ही लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वो सब फॉरेस्ट में पहुंचे तो देखते हैं कि मैक्स और क्रिस्टियाना उनके एडवाइजर के तौर पर आए हैं। और यार तुम सभी को ये दोनों याद है कि भूल गए, अपने अपने स्कूल में दोनों बहुत फेमस भी है। ट्रेनिंग के लिए जब सब उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे तो नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि आते वक्त इन सभी की लड़ाई होने की वजह से ये लोग मैजिक एकेडमी वालों को साथ नहीं लेना चाहते। तभी शिन और मार्क्स को पास एक डीमन का पता चलता है जो कि काफी करीब था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते अचानक उस डीमन ने ही अटैक कर दिया। नाइट ट्रेनिंग वाले अब खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले जाके उस डीमन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। सबके सब कुछ सेकंड में हार कर जमीन पर लाचार पड़े थे और इस बार हमेशा की तरह एक झटके में उस डीमन के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे चारों मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। क्रिस्टियाना उन्हें डांटते हुए कहती है तुम सब खुद को हमेशा बहुत ही आगे समझते हो, लेकिन असलियत तो यह
है कि तुम्हें बैटल फील्ड की जरा भी नॉलेज नहीं है। शिन और उसके फ्रेंड्स के मुकाबले तुम लोग कुछ भी नहीं। ये सब सुनने के बाद अभी थोड़ा अपनी गलती का रियलाइज होता है और अब जब सिसिलिया आके उन्हें अपने माइक से हील करने लगी तो ये सारे के सारे उस पर ही फिदा हो जाते हैं। जिसके बाद से तो लोग मधुमक्खी बन के सिसिली के आसपास ही मंडराने लगते हैं, जो देखकर तो भाई अपने शिन की बहुत ही जल रही थी। बेचारे ने खुद को बस किसी तरह कंट्रोल किया हुआ था। अगस्त उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच में जलन हो रही है तो उन्हें बोल दो ना कि भाई तुम लोग मेरी वाली से दूर रहो। लेकिन दिक्कत ये है कि वैसा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इनका लव अभी ऑफिशियल नहीं हुआ। अचानक तभी मार्स और शिन को आसपास कई सारे डीमंस को होने का एहसास होता है। तभी कुछ एडवाइजर्स भी आके उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि सामने से 100 से भी ज्यादा डीमंस इसी तरफ आ रहे हैं। क्रिस्टियानो ने कहते कि अब बस तुम सभी लोग शिन का ये पॉपकॉर्न लेके एंजॉय करो। जिसके बाद वो अब एक ऐसा मैजिक यूज करने वाला होता है जिसे आज से पहले उसने कभी नहीं किया। इतने नजदीक आ रहे सारे के सारे डीमंस को एक झटके में खत्म कर डालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सामने अपना जंगल भी डीमंस के साथ साथ ऐसे गायब हो गया कि जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। लगता है इसने उन लड़कों का गुस्सा भी इन डीमंस पर ही उतार दिया। उसकी पावर्स देख क्या वो लड़की जो कुछ देर पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी खुद ही आके शिन से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ करना सिसिली, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को काफी बुरा भला कहा। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कहने के बाद बेचारे दोनों एक दूसरे से शर्माने लग जाते हैं। इसके बाद से अब शिन की पूरी टीम एक साथ मिलकर डीमंस से फाइट करने लगती है और पहली बार नाइट रनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स भी साथ मिलकर काम कर रहे थे। वैसे आखिर बात क्या है, तुम्हारे साथियों की एबिलिटीज तो एक हाई लेवल मैजिशियन से भी ऊपर जा चुकी है। आखिर क्या राज है इसके पीछे? तो शिन बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, ये लोग बस मेरे बनाए नए ग्रुप के मेंबर्स हैं। हम लोग उसी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे कि मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया। मार्क्स कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे भी उसे सिखा दो जो कि तुमने सिखा, क्योंकि तुम्हारी जैसी पावर्स के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। लेकिन ऑगस्ट इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अगर मार्क्स ने शिन की एबिलिटीज सीख ली तो इस तरह शिन का मैजिक मिलिट्री में यूज होने लग जाएगा जिससे बात बहुत बिगड़ सकती है। तो इस तरफ इधर और भी टीम्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, जहाँ जुलियन की टीम के नाइट ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स तो उससे और जलने ही लगते हैं। शिन की टीम की तरह इन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही और इधर एलिस की टीम के सारे नाइट ट्रेनिंग वाले लड़के बस लड़कियों पर लाइन मारने में लगे थे। सबके सब एक नंबर के ठरकी है और तो और ये लोग तो छोटे से डीमंस का भी सामना नहीं कर पा रहे। एक तरह से नाइट ट्रेनिंग वालों के लिए सबसे बड़ा धब्बा है ये। इन सबसे परेशान होकर उनमें से लड़की गुस्से में आके उन लड़कों के ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट कर देती है। लेकिन उल्टा तो ये चीज अब इन लोगों पर ही भारी पड़ गई। बेचारी तो अपने ही के अटैक का शिकार हो गई थी। ट्रेनिंग खत्म करके जब सब बाहर आते तो शिन काफी उदास था क्योंकि उसको छोड़कर उसके अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर्स को ग्रेजुएशन के बाद नेशनल सुपरविजन के अंदर एक स्पेशल यूनिट में शामिल किया जाएगा जो कि डायरेक्ट अगस्त के अंदर होगा। इसलिए शिन को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से उसके साथियों को इसमें जाना पड़ रहा है क्योंकि शिन के ग्रुप के मेंबर्स काफी पावरफुल हो चुके हैं। इसलिए उन्हें आने वाले वॉर में मिलिट्री की मदद के लिए स्पेशल यूनिट में जाना होगा। वो शिन से कहते हैं कि तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो, हम तो बड़े खुश है कि हम इसमें जाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद से अब हर दिन लगातार ऐसे ही अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर्स ट्रेनिंग करते रहते हैं, यहाँ तक कि अब इनकी पावर्स तो प्रोफेशनल मैजिशियंस जितनी हो चुकी है। तब अगस्त सभी को इकट्ठा करके बताता है कि अभी हाल कुछ ऐसे हैं कि एम्पायर में उन डेमोनॉइड्स ने तबाही मचाई हुई है। उन लोगों ने वहाँ के नोबल्स तक को नहीं छोड़ा। ये डेमोनॉइड्स हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अरे तो हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ये डेमोनॉइड्स बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी संख्या हमारी आर्मी से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सब जानने के बाद शिन फैसला करता है कि अगर हम अभी लड़ नहीं सकते तो लगातार खुद को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करते रहेंगे और इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग कैंप में जाना होगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि पास में सिसिली के फैमिली का एक हॉट स्प्रिंग एरिया है तो हम सब अब वहीं रहेंगे। रात में जब शिन ट्रेनिंग कैंप के बारे में अपने दादू और दादी को बताता है तो वो उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ सुपरवाइजर कौन होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तक हमने किसी सुपरवाइजर के बारे में तय नहीं किया। जो सुनकर मेलिडा बहुत ही गुस्से मुझसे कहती है तुम सारे लड़के लड़कियां एक ही घर में रहोगे, एक ही छत के नीचे, और तुम्हें कोई बड़ा देखने वाला भी नहीं। माफ करना लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दे सकती, तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो बेटा, अगर ये बूढ़ी जाएगी तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी चलूंगा। जिसके बाद अगले दिन अब सब लोग कैंप के लिए निकलते हैं, लेकिन शिन को तो ये चिंता हो रही थी कैंप तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, तो क्या इस गर्मी में घोड़े इतना चल लेंगे। मारिया उसे कहती है कि इसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी बॉडी पर जो आर्मर लगा है उस पर खुद मिसेस मेलिडा ने मैजिक यूज किया है, तो शायद तुम्हें पता नहीं पर तुम्हारी दादी हर एक चीज का सोल्यूशन ढूंढ लेती है। शाम होने पर अब जब वो लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उनके सामने कई सारे डीमंस आते हैं, लेकिन इस बार उनका हाल पहले जैसा नहीं। अब तो ये लोग आपस में इस बात पे लड़ने लगे कि डीमंस को हराएगा कौन। सब कुछ लिपटा के 2 दिन सफर करने के बाद वो लोग उस सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पर सिसिली रहती है, और तो और ये जगह उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। सिसिली के घर में एंटर करते ही काफी सारे सर्वेंट्स उन सबका वेलकम करते हैं। ये तो भाई शिन से भी ज्यादा अमीर निकली। रात में हॉट स्प्रिंग में नहाते टाइम सबकी अपनी अपनी अलग मस्ती चल रही थी और इन लड़कियों का तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है। अगले दिन से शिन के दादू और दादी खुद ही इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर हर कोई पूरी जी जान ला के मेहनत कर रहा था। कुछ समय बाद अब शिन अपना एक नया मैजिक ट्राई करने वाला होता है जो कि शायद थोड़ा खतरनाक भी होने वाला है, इसलिए सब उससे बचने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। अब इसे शुरू करते हुए एक बड़ा मैजिक बॉल क्रिएट करके सामने की तरफ तेजी से फेंकता है और इसका रिजल्ट सही में काफी भयंकर था। उसके मैजिकल बॉल की वजह से सामने की पूरी जमीन जल के राख हो चुकी थी। क्या कर रहे हो तुम, आखिर तुमने ऐसा अटैक क्यों किया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा। वैसे शिन के इतने भयंकर मैजिक अटैक के बाद भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा हो रहा है। आज की ट्रेनिंग से थक
हार के जब सब घर जाने लगे तो ऑगस्ट शिन से कहता है क्या तुम मुझे अपने टेलीपोर्टेशन गेट से महल ले चलोगे। बात यह है कि काफी टाइम से मुझे डिमोनॉइड से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं मिली, इसलिए मुझे थोड़ा जानना है कि आखिर किंगडम में चल क्या रहा है। जिसके बाद अब शिन जैसे ही उसे महल के अंदर लेकर आया तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम है एली और असल में ये ऑगस्ट के फियांसे है। ये जानने के बाद तो शिन भी हैरान था क्योंकि ऑगस्ट ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। एली उस पर काफी गुस्सा होती है कि आखिर तुम मुझे और मेरे को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो। इतने में तभी वहाँ पर मे नाम की एक छोटी सी लड़की आती है जो कि असल में ऑगस्ट की छोटी बहन है। दोनों ही जब बेचारे लाचार अकेले ऑगस्ट के ऊपर टूट पड़े तो किंग यानी कि उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम इन दोनों को लेकर चले जाओ। वहाँ मिस्टर मेलिन और मिसेस मेलिडा तो होगी ही, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। जिसके बाद ऑगस्ट शाम में अपना सारा काम खत्म करके एली और मे को लेकर कैंप में वापस आता है। सभी यहाँ पर एक दूसरे से काफी मस्ती वाली बातें करते हैं, जहाँ बातों बातों में शिन की दादी सभी को उसके बचपन के बारे में बता देती है, जिससे हर कोई उसके ऊपर काफी हंसने लगता है। लेकिन सिसिली को शिन का ऐसा मजाक उड़ाना देखा नहीं गया और सबके सामने वो उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, चाहे तुम जैसे भी हो, मुझे पता है हमारे बच्चे क्यूट होंगे। सिसिली को खुद ये बात थोड़ी देर बाद रियलाइज होती है कि उसने भी सबके सामने क्या बोल दिया और शर्म से लाल होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अब रात होने पर शिन खुद सिसिली को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाता है। आज तो भाई ये फुल कॉन्फिडेंस में है। शुरू में तो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली शिन अपने दिल की बातें उसे बता ही देता है। सिसिली भी इसमें काफी खुश हो गई और अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और यार प्रपोज करने के बाद क्या होता है तो तुम लोग जानते ही हो। तो बस यहाँ भी ये लोग वही करने वाले थे, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो और भी कई सारे लोग इस मोमेंट को देखने आए हुए हैं। यहाँ तक कि बाशिन के दद्दू और दादी भी पूरी पलटन के साथ मिलकर इन्हें चुपके से देख रहे थे। इतने अच्छे खासे मोमेंट पे सबने पानी फेर दिया। हिम्मत करके शिन सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब मैं और सिसिली ऑफिशियली रिलेशनशिप में है। मतलब वही सोना बाबू बेबी वाला सीन शुरू होगा इनके बीच। अगले दिन जब सुबह सुबह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी शर्माने लगे। सिसिली उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे पेरेंट्स से मिलकर उन्हें हमारे बारे में बता दो, फिर हमें किसी से भी छुपना नहीं पड़ेगा। तो शिन भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि कभी ना कभी तो ये करना ही था। जिसके बाद अगले सीन में वो सिसिली के पेरेंट्स के सामने बैठा होता है। हिम्मत देख रहे हो, कल ही प्रपोज किया और आज शादी की बात करने पहुंच गया। शुरुआत में तो वो भी काफी डर रहा था कि पता नहीं उसके पेरेंट्स जाने के बाद उसका क्या हाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। सिसिली के डैड तो शिन से बड़े खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने क्या खबर सुनाई है, तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, हमारी तरफ से तो पूरी हाँ है। सिसिली के मामू से कहती है देखो हम लोग नोबल फैमिली से हैं, हमने तुम्हें परमिशन तो दे दी है, लेकिन तुम ऐसे ही सिसिली के साथ डेट नहीं कर सकते। पहले तुम्हें उसके साथ एंगेजमेंट करनी होगी, उसके बाद ही तुम उसे डेट कर सकते हो। इस पर शिन तो पूरा सीरियस होते हुए हाँ कह देता है। काफी जोश में आज ये तो। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एम्पायर में बैठा अपने अगले चाल की प्लानिंग कर रहा है। और यार कुछ तो अब बहुत ही भयंकर होने वाला है। इधर यहाँ आज जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे तो शिन अब फिर से अपना एक न्यू मैजिक ट्राई करने का सोचता है। जो सुनते ही सामने खड़े सबके सब जल्दी से प्रोटेक्शन वॉल खड़ी कर लेते हैं। क्या पता इस बार ये अपने अटैक से हमें ही ना उड़ा दे। तो शिन कहता है चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ बहुत ही अलग करूंगा। वो अब एक स्टोन को लेकर उस पर अपनी कोई मैजिक ट्रिक अप्लाई करके हवा में उड़ा देता है। किसी को भी देख के विश्वास नहीं होता कि भाई ये कैसा चमत्कार है। असल में ये वही फ्लोटिंग मैजिक है जिसे स्ट्रॉन्ग ने शिन से लड़ते वक्त यूज किया था। तो अब अपने इस नए मैजिक को ढंग से टेस्ट करने के लिए वो इसे खुद के ऊपर ट्राई करता है और अगले ही सेकंड वो हवा में खड़ा होता है। इन सबके तो होश ही उड़ चुके थे भाई कहाँ से लाता है ऐसी मैजिक पावर्स, इसकी सीखने की कोई लिमिट है भी या नहीं। अरे मुझे सीखना जरूरी था, स्ट्रॉन्ग से फाइट भी तो करनी है। इसी के साथ उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। इसके कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि शिन और उसके होने वाली वाइफ ने एंगेजमेंट कर ली है, वो भी मर्लिन और मेलिडा को बिना बताए। इसलिए आप दोनों माफी मांगने आए हुए थे। देखो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले की ये बात लोगों के सामने है मुझे सिसिली के पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। जिसके बाद मर्लिन और मेलिडा शिन के साथ सिसिली के पेरेंट्स के पास आते हैं। मेलिडा उन्हें सारी बातें बिल्कुल सच बता देती है कि शिन और उसके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं, ये हमारा एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। असल में इन दोनों को अब तक ये लग रहा था कि सिसिली के पेरेंट्स ने शिन को एंगेजमेंट करने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि वो उनका ग्रैंडसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिसिली के पेरेंट्स ने शिन को परमिशन उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के नहीं बल्कि शिन को देख के दी, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो सिसिली से प्यार करता है और उसकी हमेशा रक्षा भी करेगा। इन सभी लोग यहाँ पर ऐसी कुछ और बातें चलती है। जिसके बाद फाइनली इन दोनों को ही अपनी फैमिली से परमिशन मिल जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि शिन ने अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को एक नया आर्मर दिया है, जिसमें उसने बहुत सारे हाई लेवल के बैरियर्स लगा रखे हैं। दरअसल मैंने इस आर्मर पर ऑप्टिकल कैमोफ्लेज और कॉजी टेम्परेचर के नाम के 2 स्पेल्स यूज किए हैं। इससे तुम सभी हर एक सिचुएशन में खुद को दुश्मन से छुपाने के साथ साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो। मेरे इस आर्मर से तुम लोग दुश्मन के हर एक चाल से बच सकते हो। इस पर ऑगस्ट कहता है ये कुछ ज्यादा ही अपग्रेड्स नहीं कर दिए तुमने, लगता है आज की ट्रेनिंग काफी खतरनाक होने वाली है। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि आज हम लोग कैटास्ट्रोफिक क्लास के डीमन से लड़ने जाएंगे। जो सुनते ही सारे डर जाते हैं। तो शिन उन्हें कहता है कि चिंता मत करो, तुम सभी अब इतने ट्रेंड हो चुके हो कि उनसे लड़ सको। इसके बाद अब सभी लोग जंगल में आते हैं, जहाँ थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कैटास्ट्रोफिक क्लास डीमंस के पास होने का एहसास होता है। शिन तब सबको समझाता है कि देखो असल में लायंस के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन उनकी कमजोरी ये है कि वो बहुत स्लो हुआ करते हैं, इसलिए हम लोगों को उन पर दूर से अटैक करना होगा। जिसके बाद अब शिन 5 स्टूडेंट्स को सबसे पहले उनका सामना करने के लिए कहता है, जिसमें सिसिली भी शामिल थी। लेकिन शिन ये लोग तो हमारे सपोर्टर्स हैं, तो क्या इनको उस डीमन से लड़ने देना सही होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं, मुझ पर यकीन करो, ये लोग उसके लिए काफी होंगे। जिसके बाद वो पांचों अब उसका सामना करने के लिए आ चुके थे। धीरे धीरे वो डीमन भी उनकी तरफ चलते हुए आने लगता है। सबके सब अटैक करने के लिए तैयार खड़े थे और जैसे ही शिन ने फायर करने को कहा तो वो सब एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इन लोगों की पावर्स अब इस लेवल पर जा चुकी थी कि बस उनके अटैक से आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस डीमन का तो उसी वक्त नामो निशानी मिट जाता है। उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने कैटास्ट्रोफिक क्लास को हराया। शिन सभी से कहता है मुझे तो पता ही था कि तुम लोग ये कर लोगे। और जरा सोचो, सिर्फ सपोर्टर टीम में कैटास्ट्रोफिक क्लास को हरा सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मेन यूनिट का हर एक मेंबर अकेले ही ये कैटास्ट्रोफिक क्लास के डीमन को हरा सकता है। और जैसा शिन ने कहा यहाँ होता भी
वैसा ही है। बारी बारी अटैकर टीम के मेंबर्स अकेले ही उस डीमन को हरा देते हैं। ये देखने के बाद शिन कहता है अब तुम सबका एक लेवल और ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। तो अगस्त उसे कहता है कि अरे भाई इतनी भी जल्दी क्या है, फिलहाल तो अब तेरा टाइम आ चुका है एक लेवल ऊपर जाने का। असल में बात यह है कि आज शिन के एंगेजमेंट की पार्टी होनी है, क्योंकि इन लोगों की एंगेजमेंट तो पहले हो चुकी है। तो ये उसी चीज की पार्टी जिसमें काफी सारे लोग इन्वाइट होंगे। सिसिली को ऐसे सजा हुआ देखकर शिन तो उसमें खो ही जाता है। और अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ होता, सिसिली की मॉम वहाँ आ जाती है। तुम लोग इसे बाद में करना, पहले पार्टी में आ जाओ जल्दी। जिसके बाद अब दोनों जब एक साथ एंट्री लेते हैं तो काफी अच्छे लग रहे थे। डिस सभी से कहता है मैं यहाँ का किंग, इस एंगेजमेंट का विटनेस हूँ, तो इस खुशी के मौके पर चलो पार्टी शुरू करते हैं। काफी देर तक मस्ती और खाना पीना करने के बाद शिन सिसिली के साथ बाहर आता है। देखो मैं जानता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे पहले कहने का मौका ही नहीं मिला। और तब शिन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। किंगडम के अंदर तो फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एम्पायर में स्ट्रॉन्ग सभी टाउन और विलेजेस को तबाह कर चुका है। उसकी प्लानिंग भी बहुत ही खतरनाक थी। असल में जब नोबल्स मस्त ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे थे, तब दूसरी तरफ काफी सारे विलेजर्स भूखे मर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग ने उस सभी को डिमोनॉइड में बदल कर उनके यहाँ तो नोबल्स को खत्म करवा दिया। स्ट्रॉन्ग अब अपने डिमोनॉइड आर्मी से कहता है अब तो हम लोग एम्पायर को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं, तो अब क्या, क्योंकि एम्पायर को पूरी तरह से बर्बाद करना ही मेरा मकसद था। लेकिन क्योंकि अब वो पूरा हो चुका है तो अब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर एक डिमोनॉइड कहता है आखिर आप तुम ये क्या कह रहे हो, अब तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम हर एक राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। डिमोनॉइड्स की इतनी बड़ी आर्मी के साथ बस हर जगह हमारा राज होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग उसे इसके लिए साफ मना करते हुए कहता है अब तुम लोग अब जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरा मकसद इतना ही था जो अब पूरा हो चुका है, तो अब मुझे बीच में मत घसीटना। उसकी ये बातें सुनकर वो डिमोनॉइड पूरी सेना को छोड़कर अकेले ही वहाँ चला जाता है। देखो मेरी बात अब साफ है, अगर तुम में से किसी और को भी उसके साथ जाना है तो जा सकता है। तभी स्ट्रॉन्ग के पास खड़ी उसकी एक साथी मारिया उससे पूछती है आखिर आपको सिर्फ एम्पायर से इतनी नफरत क्यों है? मैंने तो सुना था कि एक टाइम पर आप एम्पायर के अगले किंग बनने वाले थे, तो आखिर अब ये सब क्यों? मीडिया को समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि आखिर वो एम्पायर से इतनी नफरत क्यों करता है। और तुम लोगों को भी अभी समझ में आया कि हर विलन बुरा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बताता है करीब 2 साल पहले मैं बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान हुआ करता था। मैं हमेशा एम्पायर के लोगों की हर काम में मदद किया करता था। असल में बचपन से स्ट्रॉन्ग को सिखाया गया था कि कॉमनर्स यानी कि आम इंसान नोबल्स के दुश्मन होते हैं, इसलिए उनके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बाहर के देशों में घूमने गया तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ही अलग थी। वहाँ कॉमनर्स हो या नोबल्स हर कोई मिलजुल कर रहता था। स्ट्रॉन्ग को तब ये बात रियलाइज हुई कि एम्पायर में लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, इसलिए वो अब चाहता था कि वो किसी भी तरह इस भेदभाव को खत्म करे। वैसे स्ट्रॉन्ग की लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही थी। वो आम इंसानों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहता और उनकी काफी हेल्प भी करता। यहाँ तक कि उसकी एक वाइफ भी थी जो कि अभी प्रेग्नेंट है और स्ट्रॉन्ग उसे काफी पसंद भी था। लेकिन वो खुद लोगों के साथ इतना बिजी रहता कि उसके पास अपनी वाइफ के लिए टाइम नहीं था। और अब ये बात तुम लोग भी अच्छे से जानते ही हो कि अच्छे इंसान के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। वैसा ही कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के साथ भी था, क्योंकि एम्पायर में सारे नोबल्स उसके पीठ पीछे उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके मुताबिक अगर ऐसा चलता रहा तो स्ट्रॉन्ग एम्पायर का अगला किंग बन जाएगा और हमेशा आम इंसानों के फायदे के लिए ही रूल्स बनाएगा। इसलिए इन सभी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। जिसके बाद अगले दिन उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एम्पायर के हायर ऑफिशियल्स को उसके आइडियाज काफी पसंद आए हैं और जल्दी वो लोग इस बारे में एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग को भी बुलाया गया है। लेकिन उसकी वाइफ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और उसे कहती है आखिर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? हो सकता है कि उनकी कोई साजिश हो। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। वैसे भी अगर कुछ हुआ तो तुम तो जानती होगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसे बह कह के स्ट्रॉन्ग अब महल के लिए निकल जाता है और यही तो उन लोगों की प्लानिंग थी, क्योंकि उसके जाने के बाद कुछ नोबल्स पूरी सिटी में अफवाह फैला देते हैं कि स्ट्रॉन्ग को तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, वो तो बस तुम सभी को किडनैप करके तुम्हें गुलाम बना के बेचना चाहता है। यही वजह है कि वो तुम लोगों के साथ इतना अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है। इसी तरह से अफवाह फैलाकर नोबल्स ने सभी आम लोगों को स्ट्रॉन्ग के खिलाफ भड़काते हुए उन्हें ही समझा दिया कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करेगा। और सारे बेवकूफ लोग ये बात मान भी लेते हैं। किसी ने भी थोड़ा सही नहीं सोचा कि स्ट्रॉन्ग ने हमारी कितनी मदद की है। टाउन का हर एक इंसान अब उसके खिलाफ हो चुका है। सबको भड़काने के बाद वो नोबल उन्हें कहता है अब हम लोग पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे और भी ज्यादा लोग उसके हाथों शिकार हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर सभी के मन में स्ट्रॉन्ग के खिलाफ नफरत बढ़ जाती है। वो सब लोग गुस्से में सीधा जाकर स्ट्रॉन्ग के घर पर आग लगा देते हैं और उस वक्त घर में स्ट्रॉन्ग की प्रेग्नेंट वाइफ भी मौजूद थी और उन लोगों ने पूरे घर के साथ उसको भी जला दिया था। स्ट्रॉन्ग दूर से सब देख के जल्दी से अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो अपने सामने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देखता है। स्ट्रॉन्ग जब उन सभी लोगों से सब करने की वजह पूछता है तो वो उसे कहते हैं अब तुम हमसे छुपा नहीं सकते, हमें यह पता चल चुका है कि तुम हम लोगों को किडनैप करके दूसरे देशों में बेचने का काम करते हो और तो और हमने तुम्हारे किडनैप की हुई लड़कियों को ही पकड़ा जहाँ पर तुम्हारे लोग भी थे। सच बताना तुम लोगों को क्या लगता है मैं क्या तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? और मान लो अगर मैं करता भी तो मैं भला इस तरह खुलेआम क्यों करता? उसकी ये बातें सुनने के बाद इन सबको रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया और स्ट्रॉन्ग से माफी मांगते हैं। अरे वाह, अब तुम लोग मुझे सॉरी कह रहे हो, जाओ मेरी वाइफ की डेड बॉडी से भी सॉरी कह दो। स्ट्रॉन्ग का दुख और दर्द इस वक्त इतना बढ़ चुका था कि वो बिल्कुल अलग रूप में आने लगता है। अब मुझे समझ में आया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो तुम लोगों के लिए सब कुछ करता रहा। तुम सब भी उन नीच नोबल से कम नहीं। स्ट्रॉन्ग अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे के जाने का गम बिल्कुल भी सह नहीं पाता और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। स्ट्रॉन्ग की पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस बदले की आग ने अब उसे पूरी तरह एक डिमोनॉइड के अंदर बदल दिया और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उसके आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और तब उसी वक्त से स्ट्रॉन्ग ने एम्पायर को बर्बाद करना ही अपना मकसद बना लिया था। वैसे यार अब तुम लोग बताओ क्या लगता है स्ट्रॉन्ग ने सही किया
है ये गलत। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद स्ट्रॉन्ग का एक साथी जेस्ट लॉरेंस नाम के एक डिमोनॉइड से कहता है, अब जब क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मकसद पूरा हो चुका है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आगे इतनी बड़ी आर्मी को संभालने के लिए उसे एक नए मकसद की जरूरत होगी। लॉरेंस को कुछ समझ नहीं आता तो जेस्ट उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी डिमोनॉइड्स के साथ मिलकर स्वीट किंगडम पर अटैक कर दो, क्योंकि वो किंगडम काफी छोटा होने के साथ साथ किंगडम ऑफ एल्शिड का पड़ोसी भी है। तो अगर वहाँ डिमोनॉइड्स का अटैक होगा तब वो जरूर आएगा। क्या मतलब तुम्हारा, कौन आएगा? जिस पर वो जवाब देता है, शिन वॉलफॉर्ड। स्ट्रॉन्ग के अगले मकसद के लिए वो हमारा बिल्कुल ही सही टारगेट रहेगा। मैं समझ गया, तुम उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो ताकि जब स्ट्रॉन्ग उसका सामना करे तो हमें उसकी कमजोरी पता हो। जिसके बाद एल्शिड किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर अगस्त का क्राउन प्रिंस बनने का इवेंट चल रहा है। क्राउन प्रिंस बनने का मतलब अब ऑफिशियली अगस्त को अंकल डिस के बाद अगला किंग तय कर दिया गया है। सेरेमनी चली रही थी कि तभी एक सोल्जर आके कहता है, महाराज ये बहुत ही जरूरी है, स्वीट किंगडम में डिमोनॉइड्स ने अटैक किया है, उनकी आर्मी के सामने सोल्जर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग काफी घबराने लगते हैं और उनके बीच डर का माहौल बनने लगता है। अगस्त आके सभी से कहता है, आप सभी लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास पड़ोसी देश को बचाने के लिए हथियार है। तब अगस्त शिन को सामने लाके सभी को उसके बारे में बताते हुए कहता है, ये है शिन वॉलफॉर्ड, आप सभी लोग तो इसे जानते ही होंगे। तो अगर ये हमारे साथ है तो किसी भी तरह की आर्मी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और हमारी पूरी टीम अब स्वीट किंगडम में जाने वाली है। जिसके बाद अगले सीन में शिन और अल्टीमेट मैजिक ग्रुप के सारे मेंबर्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगस्त शिन को लोगों के सामने कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने को कहता है और साथ ही उसे टीम का एक नया नाम चुनने की जिम्मेदारी भी दे देता है। शिन तो ये सुनकर और परेशानी हो गया कि भाई मुझे अब स्पीच भी देनी होगी। अगस्त हमेशा बेचारे को फंसा ही देता है। फाइनली हिम्मत करके वो सभी से कहता है, आप लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी टीम इतनी ट्रेंड है कि हमारा हर एक मेंबर अकेले ही कई सारे डिमोनॉइड्स को दूर चटा सकता है और अब हमारी इस टीम का नाम होगा द अल्टीमेट मैजिशियंस। शिन को ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसकी स्पीच सुनने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। पर टीम का नया नाम सुनकर सभी शौक थे कि भाई इसे कोई अच्छा नाम नहीं सोचा और अगस्त साइड में खड़ा ये सब देख के दांत फाट रहा होता है। कुछ देर बाद शिन जाने के लिए सभी के ऊपर फ्लोटिंग मैजिक यूज करता है, जिससे सबके सब हवा में उड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ स्वीट किंगडम में 100 से भी ज्यादा डिमोनॉइड्स अटैक कर चुके थे, जो देख के उनकी आर्मी का कमांडर जल्दी से एल्शिड किंगडम से हेल्प बुलाने के लिए कहता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन लोगों तक हेल्प पहुंचने में ही कई दिन लग जाएंगे, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि उससे किंगडम के अंदर कुछ डिमोनॉइड्स एक माँ और उसके बच्चे को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे और पकड़ने के बाद जब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर की, जो आते ही कुछ सेकंड्स के अंदर उनके बैंड बजा देता है। और हाँ, ये लोग यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए आ पाए क्योंकि शिन ने फ्लाइंग मैजिक यूज किया था। तो इस तरफ अगस्त स्वीट किंगडम के सभी लोग के सामने आके अनाउंस करता है कि हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं, बस आप सबको हम पर भरोसा करना होगा। अगस्त की थोड़ी बहुत ऐसी और मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद सबके अंदर ही काफी जोश भर जाता है। शिन और उसकी पूरी टीम आपस में ग्रुप में बढ़कर डिमोनॉइड्स से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर एलिस और ली ने एक साथ मिलकर 2 डिमोनॉइड्स को मार गिराया। दूसरी तरफ यहाँ पर थॉर और जूलियन भी उनसे लड़ रहे थे, लेकिन थॉर उनमें से एक को खत्म न करके उसे पूछता है, क्या तुम लोग ये सब स्ट्रॉन्ग के ऑर्डर्स पर कर रहे हो? लेकिन वो डिमोनॉइड उसकी बातों को जवाब नहीं देता। तो थॉर उसे और ज्यादा घायल करते हुए कहता है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले आम लोगों में से ही एक थे। तो वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, इन नोबल्स ने हमसे कितना कुछ छीन लिया है, हम बस इनसे नफरत करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने उन सबको खत्म कर दिया और अब हम लोगों को उनसे भी नफरत है जो हम जैसों की जिंदगी बर्बाद कर शांति से जी रहे हैं। अरे लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मासूम लोगों की भी जान लोगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ डिमोनॉइड्स हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन अभी इस वक्त बीन और ओलिविया इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। शुरुआत में तो बीन भी काफी डर रहा था क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी डिमोनॉइड से फाइट नहीं की और उसके डर का फायदा उठाते हुए वो डिमोनॉइड उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी ओलिविया उसे बचा लेती है। उसे अपने साथ देख के बीन को अब थोड़ी हिम्मत आने लगी और दोनों एक साथ मिलकर फाइट करने लगते हैं। सभी से दूर इधर शिन बिना किसी दिक्कत के सारे डिमोनॉइड्स को बिना रुके बस मारता ही जा रहा था। पीछे से लॉरेंस भी सब छुप के देख रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शिन के पास इतनी पावर्स होंगी। थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करके वो शिन कुछ कमजोर ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे रियलाइज हो गया कि शायद शिन की कोई कमजोरी ही नहीं। तो इस तरफ अगस्त और मारे के सामने वो डिमोनॉइड आता है जिसने कुछ देर पहले स्ट्रॉन्ग के साथ बहस किया था। भूल जाओ बच्चे, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मेरे सामने काम नहीं करेगा, तुम सब आज ही मरोगे। बस एक बार हमारे हाथ तुम्हारा लीडर लग जाए उसके बाद तुम सब खुद ही भाग जाओगे। वो ऐसा क्या? पर छोड़ो, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम ही उन डिमोनॉइड्स के लीडर हो। तो सेम बात तुम पर भी अप्लाई होती है कि अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो बाकी सबके सब ऐसे ही भाग जाएंगे। आपस में इस तरह और घंटों तक बहस करने के बाद फाइनली इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। वो सबसे पहले मारिया को टारगेट करते हुए उस पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन मारिया के पास इस वक्त शिन का दिया हुआ डिफेंस आर्मर था जिससे उसकी चोटी आसानी से हिल भी हो जाती है। वो अब काफी सारे फायर अटैक्स भी उस डिमोनॉइड के ऊपर करने लगती है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता क्योंकि उस डिमोनॉइड के पास एक स्पेशल मैजिकल वेपन था जो कि उसने स्वीट किंगडम के मैजिशियन से छीना है। और क्योंकि अब जब उसे कोई असर हो ही नहीं रहा तो अगस्त और मारिया प्लानिंग करके अलग अलग डायरेक्शन से लगातार अपने अटैक्स करते रहते हैं और उनके काफी देर तक करने के बाद आखिर में उसका वो बैरियर टूट ही जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए अगस्त जल्दी से उसे पीछे से वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि स्वीट किंगडम के अंदर इस वक्त शिन के दादा और दादाजी भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। शिन की टीम ही इन सब के लिए काफी है। ये सब देखकर तो लॉरेंस के पूरे होशे उड़ चुके थे क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शिन के साथ साथ उसके बाकी की टीम मेंबर्स भी ऐसी तबाही मचा देंगे। अपनी हार मानते हुए वो एक ब्रॉडकास्ट के जरिए सारे डिमोनॉइड्स को वापस जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ स्वीट किंगडम के बाहर खड़ा जस्ट भी सब देख के हैरान था। इसलिए लॉरेंस की मदद करने के लिए वो अपनी एक साथी मीरा को बुला लेता है जो कि एक काफी हाई लेवल की डिमोनॉइड है। वो इतनी पावरफुल होती है कि स्वीट किंगडम के लोहे से बने गेट को एक झटके में ही तोड़ते हुए अंदर एंट्री करती है। इसकी पावर्स का अंदाजा तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो कि इतने बड़े लोहे से बने गेट को इसने बस कुछ सेकंड्स में ही पिघला दिया। चलो अब देखते हैं आखिर तुम इंसानों में कितनी ताकत है। इसके बाद मीरिया देखते ही देखते किंगडम में हर जगह तबाही का माहौल बना देती है। दूर खड़ा स्ट्रॉन्ग भी सब देख रहा था और कहता है, अरे मीरिया, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने जस्ट की बात मानी ही क्यों?
क्यों। इधर सिसिली को दिखाया जाता है जो कि किंगडम के सभी इंजर्ड लोगों को हील करने में लगी होती है। अचानक तभी एक औरत को समझ मांगते हुए कहती है, प्लीज किस तरह तुम मेरे पति को बचा लो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते सिसिली अब जब उस औरत के पति के पास पहुंची तो देखती कि वो तो काफी इंजर्ड हो रखा है। शायद सिसिली के हीलिंग मैजिक यूज करने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ शिन को फील हो जाता है किंगडम में अब ऐसा कोई आ चुका है जिसके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं। इधर मिरिया यहाँ एक एक करके सभी को मारने में लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में एलिस और लिन वहाँ पहुंचकर उसके अटैक को रोक लेते हैं। अरे वाह, मेरे अटैक को रोक लिया, आखिर तुम दोनों हो कौन। हाँ शायद तुम हमें जानती नहीं, हम हैं अल्टीमेट मैजिशियन ग्रुप के मेंबर्स। जिसके बाद लिन और एलिस मिलकर मिरिया के ऊपर अटैक करने लगे, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो अचानक ही एलिस को पकड़कर आगे रख लेती है ताकि कोई भी उस पर अटैक न करे। दूसरी तरफ लॉरेंस को भी पता चल गया था कि कोई उनकी मदद के लिए आ चुका है, इसलिए वो सभी डीमोनर्स को किंगडम से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। जो सुनते ही सब भागने ही लगे कि तब शिन उन्हें देखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने किंगडम के कुछ सोल्जर्स भी खड़े थे, इसलिए उसे अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। वो जैसे ही दोबारा उन पर अटैक करने वाला था कि तब सामने उसे मिरिया का अटैक से हुआ एक बड़ा ब्लास्ट दिखता है। असल में इधर मिरिया एलिस को शील्ड की तरह यूज करते हुए लिन पर लगातार काफी सारे अटैक्स कर रही थी। तभी टीम के 2 और मेंबर्स टोनी और यूरी भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब लोग मिलकर भी मिरिया को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाते। अचानक तभी वो बेहोश पड़े टोनी पर अटैक कर देती है, जो देखकर जैसे ही एलिस उसे बचाने के लिए गए तो वो उसे बड़े से पत्थर से मारकर वहीं बेहोश कर देती है। सबके बुरी तरह हारने के बाद वो अब उन्हें मार नहीं चाह रही थी कि तभी शिन बीच में आता है, और अब जैसे ही इन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई तो मारिया, ऑगस्ट, थॉर और जूलियन भी वहाँ पहुंच जाते हैं। इस बार लड़ते हुए शिन बिना अपनी पावर्स को रोक के लगातार अटैक्स कर रहा था, जो देख के मिरिया को भी समझ में आ जाता है कि वो शिन के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इसलिए उससे बच के भागने के लिए वो एक बड़ा अटैक करने का प्लान करती है। शिन उसकी चाल समझ चुका था और अपने साथियों को जल्दी से भागने के लिए कहने वाला था कि तभी मिरिया उन पर एक अटैक करके जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। शिन भी पीछा करके उसे रोकने की कोशिश तो करने लगा, लेकिन लॉरेंस बीच में आ जाता है। जल्दी करो, यही हमारे लिए सही मौका है, इन पर एक्सप्लोसिव मैजिक यूज करो। जो सुनते ही मिरिया एक बड़ा एक्सप्लोसिव अटैक तैयार करने लगती है। शिन भी सोचे पड़ चुका था कि वो आखिर करे क्या, अपने साथियों को बचाए या फिर मिरिया से फाइट करे। इतने में ही अचानक तभी वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और शिन ने यहाँ पर सबको बचाने का फैसला किया। कुछ देर बाद जब उसके अटैक का धुआं हटता है तो सभी सही सलामत होते हैं, लेकिन मिरिया और लॉरेंस बच के भाग चुके थे। पर ऑगस्ट को अभी एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके इस डिमोनॉइड अटैक का मकसद क्या था और वो लोग भागे ही क्यों। वो कहता है कि अब चलो जो भी हो, अच्छी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग या नहीं था, नहीं तो हमारा उससे बच पाना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ सभी डिमोनॉइड्स को दिखाया गया जो कि वापस जा रहे हैं। लॉरेंस तो अभी भी शिन और उसकी टीम के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों के पास ऐसी पावर्स होंगी। इधर स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि खुद से कहता है, मुझे लग रहा था कि एम्पायर खत्म होने के बाद सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन लगता है कि आप शिन वॉल फोर्ट के रहते मुझे बोर नहीं होना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिन और ऑगस्ट सिसिली से मिलने पहुंचते हैं, जहाँ बीन और ओलिविया के साथ मिलकर वो कई सारे लोगों को हील कर रही है। शिन के पूछने पर ओलिविया उसे बताती है कि सिसिली अंदर एक इंसान को हील कर रही है जिसकी हालत काफी क्रिटिकल है। तभी ऑगस्ट कहता है कि इतने लोग काफी नहीं है, हमें और मदद चाहिए, और वो शिन से कहता है कि बाहर का मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाकर सिसिली की मदद करो। इधर दिखाया जाता है कि वो भी पूरी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उस आदमी की हालत बिल्कुल भी सुधर ही नहीं रही है, और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। आखिर में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो अपना आर्मर उतारने लगती है, जिसमें ऑटो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर वो आदमी से पहले तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन तभी शिन आके उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आर्मर का भी उस पर कोई असर नहीं होगा, पर तुम चिंता मत करो, अब ये मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद जब शिन अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगा तो उसे पता चलता है कि आदमी तो बस अब मरने ही वाला था, बस सिसिली के मैजिक ने इसे रोक कर रखा हुआ था। शिन थोड़ा सब्र से काम करते हुए उसके सारे जख्मों को एक साथ हील करने के बजाय उन्हें एक एक करके हील करने लगता है। उसके इस तरीके से फाइनली उस आदमी की हालत में कुछ सुधार होने लगता है। दूर खड़ा ऑगस्ट भी सब देख के सोचता है कि शिन आखिर तुम हो क्या और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। इसके आप कुछ देर बाद दिखा जाता है कि शिन और उसकी टीम को स्वीट किंगडम के किंग शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग टाइम पे नहीं आते तो लोगों की जान बचने का कोई चांस ही नहीं था। बातों बातों में ऑगस्ट ने कहता है, इस डिमोनॉइड अटैक में मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई। पहली तो ये कि जिन डिमोनॉइड्स ने एम्पायर में अटैक किया था वो इस अटैक में शामिल नहीं थे, और दूसरी ये कि इन डिमोनॉइड्स का लीडर स्ट्रॉन्ग तो पहले ही एम्पायर को तबाह कर चुका है, तो आखिर उसने ये अटैक क्यों किया। और क्योंकि पिछली बार शिन ने उसे हराया था तो उसे ये बात तो अच्छे से पता ही होगी कि अगर वो स्वीट किंगडम पर अटैक करेगा तो उसकी फाइट शिन से होगी, तो आखिर वो सामने क्यों नहीं आया। हम लोग अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि आखिर वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। तब ऑगस्ट एल्शेड किंगडम का प्रिंस होने के तौर पर किंग से पूछता है कि क्या मैं आपके और हमारे किंगडम के बीच एक अलायंस बना सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग से फाइट करने के लिए हमें एक बड़ी अलायंस चाहिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर इस बारे में बात करना चाहूंगा, हमें अब मिलकर ही लड़ना होगा। कुछ देर बाद जब वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं तो शिन को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि वो लोग मैजिक गेट से किंगडम में क्यों नहीं पहुंचे, उससे और ज्यादा लोगों की जान बच जाती। इसके पीछे की मेन वजह ये थी कि शिन उसी जगह पर टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पर वो पहले गया हो, तो देखा जाए तो इसमें शिन की कोई गलती थी नहीं। इसके बाद अब जब वो सब लोग टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए किंगडम में वापस लौटते हैं तो हर जगह खुशी का माहौल होता है, लोग उनकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी ऑगस्ट अपने डैड से कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद महल में आके वो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे दूसरे देशों के साथ एक बड़ी अलायंस बनाने की जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि अब सारे देशों को एक साथ मिलकर फाइट करना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जो सुन के अंकल डिस भी उसकी बात मानते हुए उसे परमिशन दे देते हैं, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि स्ट्रॉन्ग की आर्मी से अकेले लड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दूसरी तरफ एम्पायर में बैठे स्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जस्ट मिरिया और लॉरेंस से कहता है, सच कहूं तो तुम लोग का ये तमाशा देखने में मुझे काफी मजा आया, लेकिन शायद तुम लोग भूल गए कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि शिन वॉल फोर्ट से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तो जस्ट उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज इस बारे में माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे भी काफी मजा आया, लेकिन तुम लोग थोड़ा और मेहनत करते तो ज्यादा अच्छा होता। उससे सुनते हैं तीनों के डर के हमारे पसीने छूटने लगते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग कहीं उसे मार न दे, लेकिन वो उन्हें बिना कोई सजा दिए ही वहाँ से जाने लगा और मिरिया से पूछता है,
हमारा वो दूसरा काम कहाँ तक हो गया? तो उसे बताते हैं कि अभी हमें कुछ पक्के तौर पर पता नहीं चला, हमें इसके लिए वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। इधर किंगडम में दिखाया जाता है कि शिनोर की पूरी टीम सभी देशों के साथ अलायंस बनाने के लिए सफर पर जाने वाली है। अपने दादू और दादी को बैक है शिन सबके ऊपर फ्लाइंग मैजिक यूज करके इस लंबे सफर पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अभी तक इसका सीजन 2 नहीं आया है। फिलहाल ये स्टोरी इतनी ही है। बाकी तुम लोग का एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।